आज से 1000 साल पहले भारत के एक राजा ने पानी पर ऐसी तबाही मचाई थी कि दुश्मन सेनाओं ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या करना बेहतर समझा। जब हमारे प्राचीन कलिंग यानी कि ओडिशा के जहाज साउथ ईस्ट एशिया जाते थे तब वो ज्ञान बांटते थे, पर जब दक्षिण से इस साम्राज्य के जहाज निकलते थे ना, तब समुद्र का पानी दुश्मनों के खून से लाल हो जाता था। वेलकम बैक टू द भारतीय क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट। मैं हूं अनुरोध दास और आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे खूंखार, सबसे ज्यादा वायलेंट और सबसे बड़ी इनविजिबल नेवी की, दी चोला नेवी। लोग कहते हैं चोलास ने ट्रेड किया। अरे घंटा ट्रेड किया, उन्होंने पानी को वेपनाइज किया था। राजा चोला और उनके शक्तिशाली बेटे राजेंद्र चोला वन ने एक ऐसी नेवी खड़ी की थी जो उस जमाने में एशिया की सबसे खूंखार मरीन फोर्स थी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था श्रीविजय एम्पायर, जो आज का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर है। श्रीविजय के लोग बहुत ही तेज हो रहे थे। इंडिया से चाइना जाने वाली हर जहाज पर वो बहुत हेवी टैक्स लगाते थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ठप हो रही थी। इसलिए राजेंद्र चोला ने बोला, बेटा बहुत हो गया तुम्हारा टैक्स, अब हम आएंगे तुम्हारी धरती पर। अरे आप ही सोचो, बिना जीपीएस, बिना कंपास और बिना फ्यूल के हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के घर में जाना, वो भी बीच समुद्र में, कैसे मुमकिन है? इसके पीछे कोई मंत्र नहीं था भाई, इसके पीछे थी इनसेन मिलिट्री इंजीनियरिंग। एक सेकंड स्क्रिप्ट चेक करने दो। हाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग, सॉरी। और देखो, चोला नेवी कोई आम नेवी तो थी नहीं। उनके पास थे अलग अलग तरीके के जहाज। एक था धरानी, जो एक बहुत ही शक्तिशाली बैटलशिप था, और दूसरा था लूला। इसका नाम अजीब है, पर इसका काम बहुत ही गजब का था भाई। इसको ऐसे कम में मत लो, ठीक है, इसके नाम की तरह। ये बहुत ही तेज रफ्तार से दुश्मन को घेर लेता था। जी हाँ, और देखो, इतना सब जो मैंने अभी आप लोग को चोला के बारे में बताया, ये तो मैंने कभी अपने टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अभी जाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अभी क्लास 10 में हूँ और मैंने तो अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इतना डिटेल से तो नहीं पढ़ा है। चोलास के बारे में, धरानी, ये सब के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं था उसमें। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? अभी जाकर कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग को लगता है कि ये सच्चाई और भी भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए, तो फिर इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी और हिला देने वाली हिस्ट्री के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। दबा दिया? चलिए अब चलते हैं उस खूंखार जंग पर जो कि समुद्र के बीच लड़ी गई थी। 1025 एडी का वो ऑपरेशन जिसे सुनकर मॉडर्न नेवल कमांडर्स के पसीने छूट जाते हैं। श्रीविजय का राजा संग्राम विजय तुंगवर्मन आराम से बैठा था। उसे पता था कि अगर चोला नेवी आएगी तो वो सीधे रास्ते से आएगी, और उसने वहां अपनी पूरी डिफेंस खड़ी कर रखी थी। लेकिन राजेंद्र चोला कोई आम दिमाग वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो पहली सेना थी वो दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ी, और जो दूसरी सेना थी वो घूमकर ओपन ओशन के रूट से दुश्मन के पीछे से निकल गई। इसे कहते हैं घोस्ट फ्लैंक मैन्यूवर। सही पढ़ा ना? हाँ, सही पढ़ा। जब श्रीविजय की नेवी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने कलिंग सागर को पार करके आई हुई हजारों चोला बैटल शिप्स खड़ी थी। अब कलिंग सागर का मतलब आज का बे ऑफ बंगाल, और इसके ऊपर भारतीय क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट का अलग से एपिसोड भी आया हुआ है, जो कि आप लोग इस एपिसोड के बाद देख लीजिएगा। तो फिर चलिए अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो फिर फाइनली जंग शुरू हुई, और चोलास के पास एक स्पेशल केमिकल वेपन था जिसे तमिल टेक्स्ट में टी अम्बू यानी फायर एरोस कहा गया है। और एक कोई मामूली आग तो थी नहीं, जैसा कि अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे। ये आग पानी में भी जलती थी। जी हाँ, चोलास ने श्रीविजय के जहाजों में हजारों फायर एरोस बरसाई, जिसकी वजह से पूरा समुद्र आग की लपटों में बदल गया और दुश्मन के जहाज जिंदा कब्रिस्तान बन गए। सिर्फ एक दिन के अंदर श्रीविजय के 14 पोर्ट्स और उनकी कैपिटल को राजेंद्र चोला ने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। श्रीविजय के घमंडी राजा को उन्हीं के महल में जंजीरों से बांध दिया और फिर उनको राजेंद्र चोला के सामने लाया गया। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एनिहिलेशन। श्रीविजय को हराने के बाद राजेंद्र चोला ने वहां कोई परमानेंटली अपनी कॉलोनी नहीं बनाई। उनका मकसद लोगों को गुलाम बनाना नहीं था, उनका मकसद था हमारे इकोनॉमिक सोवरेनिटी को वापस लाना। उन्होंने वहां एक नया सिस्टम सेट किया, हमारे ट्रेडर्स के लिए रास्ता साफ किया और वापस लौटाए।
और इस जीत के बाद उन्होंने अपना सबसे बड़ा टाइटल क्लेम किया, गंगाईकोंडा चोला, यानी वो राजा जिसने गंगा तक को जीत लिया था, और अपनी नई कैपिटल बनाई गंगाईकोंडा चोलापुरम, जहाँ पे कि आज आप लोग देखोगे तो फिर तमिलनाडु में बृहदीश्वरर टेम्पल भी है। पर इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या पता है, उन्होंने इस विराट कैपिटल के ठीक बगल में एक आर्टिफिशियल लेक बनाया जिसे कहते हैं चोलागंगम, और इस लेक में गंगा रिवर का पानी भरा हुआ था जो कि वो स्वयं लाए थे। उन्होंने अपनी सेना को इतना रिजिड बनाया कि आने वाले 200 सालों तक किसी फॉरेन पावर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो साउथ इंडिया की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अरब, चाइनीज और रोमन ट्रेडर्स जब भी भारत आते थे तो उन्हें चोला कस्टम पोर्ट्स पर झुककर परमिशन लेनी पड़ती थी। ये हमारे इतिहास का वो गोल्डन बिजनेस फेज था जिसे हमने भुला दिया। तो फिर इतनी बड़ी नेवी, इतना बड़ा साम्राज्य अचानक गायब कैसे हो गया? सदियां बीत गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े और चोला साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने किया। उन्होंने हमें ये तो सिखाया कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत शक्तिशाली जहाज थे, उन्होंने हमें ये तो सिखाया कि मुगल्स के पास बड़ी लैंड आर्मी थी, पर उन्होंने हमें ये कभी नहीं बताना चाहा कि उन सब से सदियों पहले इस मिट्टी के बेटों ने पूरे ओशन पर अपना एक तरफा राज चलाया था। दोस्तों, जब तक हम अपनी हिस्ट्री को डिफेंसिव तरीके से पढ़ेंगे ना, तब तक हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। चोलास हमें सिखाती है कि हमारी बाउंड्रीज सिर्फ लैंड तक सीमित नहीं है, हमारा दबदबा वहां तक है जहां तक हमारी शक्ति जा सकती है। उम्मीद है आपको भारतीय क्रॉनिकल्स पॉडकास्ट के एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को भारत के इस अद्भुत विराट ज्ञान के उन सेंटर्स के बारे में जानना है जहां पे कि ये सब पढ़ाया जाता था, तो फिर आप लोग मेरी बुक विश्वविद्यालय द लॉस्ट नॉलेज ऑफ इंडिया जरूर पढ़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं हूं अनुरुद्ध दास, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।